हेलो एंड वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, लद्दाख और जम्मू हर जगह की खबरें देते हैं और पाकिस्तान और भारत से मुतालिक भी हम बात करते हैं अगर उसका ताल्लुक जो है वो हमारे मौजू से हो। आज का हमारा मौजू जो है वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का, जो अमित शाह जी ने अनाउंस किया कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो है मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं। लोग रमज़ान के महीने में अशिया खुर्दोनोश खरीदने से कासिर हैं क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है। और हमारे जो मैसेजेस हैं इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मैसेजेस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कि हालात नहीं ठीक और बॉर्डर खोला जाए, कि मैं अगर वो पढ़ना शुरू कर दूं तो 2 दिन लग जाएंगे मुझे पढ़ने में। इसके अलावा नाजरीन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन जारी है जिनीवा में, और इस दफ़ा जो है वहाँ यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL और अवामी वर्कर पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के लोग भी आए हैं, POK से भी आए हैं और डायस्पोरा से भी वहाँ गए हैं। और वहाँ बड़ी बहसें चल रही हैं और लोग मसाइल को उजागर कर रहे हैं POJK के। लेकिन चलते हैं आज के मौजू की तरफ, और मैं अब जोड़ लूंगा हमारे आज के मेहमान, आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज, फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस नमस्कार। की है। स्वागत है आपका। नमस्कार जनरल साहब। ये तो बहुत नमस्कार बड़ी मिर्जा खबर साहब। आई है। ये तो बहुत बड़ी आज खबर आई है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको उठाया जा रहा है और सारी फौज मतलब बिल्कुल वो जा रही है वहां से, और पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या और इसको क्यों हाँ लाया हाँ, गया था। देखो, ये आर्म सही है। फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उसके अंदर एक स्पेशल पावर दी जाती है। आप सर्च भी कर सकते हो, आप अरेस्ट भी कर सकते हो विदाउट वारंट। और अच्छा। क्योंकि इसका जरूरी था जब कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान वहां पर आतंकवादी भेजता था, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के। और आज से कोई 3-4 साल पहले और 5-6 साल पहले कम से कम 250-300 के करीब आतंकवादी हरदम ही कश्मीर घाटी में होते थे। हर साल कोई करीब करीब 150-200 को मार दिया जाता था, मगर इतने ही इन्फिल्ट्रेट कर जाते थे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेररिज्म का वो इंटैक्ट था। वो ये सच्चाई है, जो कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता था, फिर भी वो 350 से 400 करीब रहते थे। और यही नहीं कि उस समय आपकी पत्थरबाजी बहुत होती थी, और पैसा आता था ISI को से हुर्रियत के पास। और हुर्रियत बच्चों को एक प्रकार से बेगनाम करके, उनको गुमराह करके उनसे पत्थर फुकवाती थी। रेडिकलाइजेशन भी साउथ कश्मीर में काफी हद तक था। तो ये सच्चाई थी। ऐसे हालात में जब सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस अकेली काम नहीं कर पा रही थी। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा के आर्मी को भी एक प्रकार इस्तेमाल किया गया। आर्मी ने अपना जो एक काउंटर टेररिज्म ग्रेड बनाया, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर के अंदर उनको जो एक प्रकार से पावर थी उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि आतंकवाद ज्यादा था। उस आतंकवाद को, क्योंकि वो आतंकवाद स्पॉन्सर था कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का, तो ये जरूरी था कि आर्म फोर्सेस पावर एक्ट दिया जाए। मगर जैसे अब हम जानते हैं, आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट होने के बाद अभी जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल अमन और शांति है। करीब करीब 30 से 40 आतंकवादी रह गए हैं, और वो भी ना मात्र के हैं। ना उनके पास हथियार है, ना वेपन है, ना अम्यूनिशन है। उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल खत्म हो गई है। और ऐसे में जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, कभी
वो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जेल के अंदर डाला गया है और एनआईए ने सारा पैसा चोक कर दिया जो वो आईएसआई भेजता था। रेडिकलाइजेशन बहुत कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खत्म हो गया साउथ कश्मीर में, मैं ये कहूंगा 80 to 90% बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके साथ साथ आज अमन शांति है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं जिससे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। हॉर्टिकल्चर आपका, उसके बाद आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री वो बहुत अच्छा करी है। एजुकेशन में आपका आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। और डेवलपमेंट की बात अगर आप करें तो यही नहीं कि G20 की मीटिंग हुई थी, अभी जो सऊदी अरेबिया और यूएई वो भी कहते हैं कि हम 500 करोड़ के करीब पैसा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए भारत की सरकार ने सोचा है कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था, जिसका मकसद था उस टाइम जब मिलिटेंसी थी, अब मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अमन शांति है, और अभी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर की होगी। उसको जो है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, जो कि एक बहुत ही काबिल पुलिस है, ऑपरेशनल हो चुकी, वो अपनी सिखलाई कर चुकी है भारत की फौज के साथ, वो ही इसको रिजॉल्व करेगी। और भारत की जो फौज है वो अपनी अभी बॉर्डर पे ही लगेगी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये दिखलाता है कि किस प्रकार से अमन शांति और नॉर्मलसी आ गई है जम्मू एंड कश्मीर में। मिर्जा साहब। जनरल साहब ये भी एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं नए इसहाक साहब, इसहाक डार, उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी ट्रेड दोबारा शुरू हो। सवाल तो पहला ये है कि ट्रेड तो इन्होंने खुद ही बंद की थी, इमरान खान ने, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी और इनकी जिद थी कि जी खून की नदियां बह जाएंगी, 370 बहाल करो वगैरह वगैरह, जब तक बहाल नहीं होता हम जो है ट्रेड रूट्स नहीं खोलेंगे। तो वो नुकसान तो इंडिया को उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि ट्रेड बंद हो गई। तो अभी जो पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ वो वाया दुबई और वाया सिंगापुर कर रहा है और पाकिस्तान को वो बड़ी महंगी पड़ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेड, एक तरफ आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है तकरीबन, तो क्या ये ट्रेड खुल सकती है या खुलनी चाहिए या खुल जाएगी? देखो मिर्जा साहब, बड़ा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आपने पहले ठीक बोला कि जो ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में होती थी वो भारत के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि भारत एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और करीब करीब $650 बिलियन का अभी फॉरेन रिजर्व है। और हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं, अमेरिका है, चीन भी है हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत, ये छोटे छोटे देश जो नजदीक हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, वहां पर भी ट्रेड है, चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और किसी हद तक पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड था। तो वो जब आप इन देशों से ट्रेड करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा था भारत का, क्योंकि भारत से जो बनी हुई चीजें, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग का हब सेंटर बन गया भारत। और यहाँ पर आप तो देखें, यहाँ पर आपके जो मोबाइल फोन है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जगह हो जाएगी। अब हम सेमीकंडक्टर भी यहीं बनाने। तो अगर ये चीजें भारत से पाकिस्तान में जाती हैं तो उनकी जो कीमत है वो बहुत कम है बिनिस्बत पाकिस्तान, जब वो गल्फ से आके वाया गल्फ चीजें आए या यूरोप से आए तो उनको बहुत महंगी है। और कुछ एक ऐसे हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ और बाकी केमिकल्स हैं, और आपके कुछ पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर आपस में ट्रेड होता तो फायदा है। मगर वो ट्रेड में फायदा ज्यादातर पाकिस्तान का ज्यादा है बिनिस्बत भारत के, क्योंकि भारत की जो एक प्रकार से इंडस्ट्री की बेस बहुत बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, कंजम्पशन भी बहुत है। मगर अगर ये ट्रेड होता है तो पाकिस्तान को फायदा है। मगर ये बंद किसने किया? अब ये बंद भारत ने तो किया नहीं, ये पाकिस्तान ने खुद बंद किया था जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ था। अब वो थूक के चाटने वाली बात है, क्योंकि अब पाकिस्तान अकेला पड़ गया, पाकिस्तान को आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है,
पाकिस्तान अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने जो नेबरिंग देश है उनके साथ अच्छे रिलेशन है, वो ट्रेड भी करेगा, चाहे वो ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है। अब भारत तो तैयार होगा नहीं, क्योंकि भारत की दूसरी शर्त यह है कि अब तक जब तक टेररिज्म बंद नहीं करेंगे कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। तो सच्चाई है पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। अगर भारत के साथ उसका ट्रेड चलता रहता जैसे चल रहा था तो उसको काफी फायदा था, क्योंकि अब उसकी खुद की आप हालात आप जानते हैं मिर्जा साहब, आप बार बार हर प्लेटफॉर्म में हर टीवी चैनल पे बताते रहे हैं। 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है उनके पास, 4 बिलियन डॉलर उनको हर साल चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए। इस जून तक उसको 26 बिलियन डॉलर देने हैं। पैसा कहां से आएगा? आईएमएफ उसको लोन देने को तैयार नहीं है। वो कहता है आप रिस्ट्रक्चरिंग करें अपने टैक्सेस की, सब्सिडी को कम करें। इन्फ्लेशन जो फूड का 47% है, अगर इन्होंने सब्सिडी रिड्यूस कर दी तो इन्फ्लेशन 50 से ऊपर चला जाएगा। तो लोग पहले ही मर रहे हैं। आज आटा दाल की कीमत स्काई रॉकेटेड है। और आपने जैसे बताया पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इसकी मार सबसे ज्यादा है। एक आटे की कीमत 400 से 500 रुपए पर केजी है आप पीओजे के और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जी हालात है। अगर ये ट्रेड स्पेशली पीओजे के में हो जाता स्टार्ट, तो जो लोग पीओके में हैं उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत आसानी से आन देर और जो अमन सेतु ब्रिज है उड़ी में, वहां से भी ट्रेड होता है। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब ये बात होना बड़ा मुश्किल है, चांसेस कम है। पर मैं ये कहूंगा अगर ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान को बहुत फायदा है, और स्पेशली पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग हैं उनकी परेशानी दूर। उनको पता है भारत के अंदर अब सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है कि वही आटा जो 400 से 500 केजी मिलता है, भारत के अंदर 20 से 25 रुपए केजी मिलता है। और यही नहीं, जो बाकी सामान भी है, बिजली, पानी, और उसके बाद आपका पेट्रोल, डीजल, और आपके जो स्पेशली आपके कपड़े हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, उनकी कीमत कम से कम 4 से 5 गुना कम है भारत के अंदर बनिस्बत पाकिस्तान में। तो अगर ट्रेड होता है तो वाकई पाकिस्तान को बहुत फायदा होना था। और मुझे लगता नहीं कि अब उसकी सिचुएशन है कि भारत उस चीज को मानने वाला है। और ये पहल भारत ने नहीं की थी, ये पाकिस्तान ने की थी। अब पाकिस्तान पता नहीं किस मुंह से बोल रहा है कि ट्रेड खुलना चाहिए। उसकी वजह एक ही है कि आज वो टूटने के कगार पे है। आज उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाएगा, और अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया तो एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान, हम बार बार प्रोग्राम में मिर्जा साहब आपके साथ बोलते रहे हैं कि वो समय दूर नहीं कि वो भारत के अंदर मिलेगा। और जिस प्रकार से अमित शाह साहब ने इशारा किया है, मैं यही कह सकता हूं एक रोड मैप तैयार हो चुका है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन चुकी है, ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि किस प्रकार से पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में भारत में मिलेगा, और कैसे इसको आने वाले कुछ एक समय में उसकी डेवलपमेंट इतनी की जाएगी कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है, जितनी डेवलपमेंट यहाँ है उतनी डेवलपमेंट वहां पर भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब उसकी तरफ काम हो रहा है। अब पाकिस्तान के साथ और कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बातचीत भारत की और पाकिस्तान की होगी तो होगी कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान कब और कैसे वापस आ रहा है भारत के अंदर। मिर्जा साहब, जनरल साहब, आज बड़ा शोर रहा पाकिस्तान की अदालतों में, इस्लामाबाद में भी और लाहौर की अदालतों में भी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है 6 जजेस ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने गिला किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो है वो उनको काम नहीं करने दे रही। उन्होंने कहा जी हमारे बाथरूम में भी कैमरे लगे हैं, हर जगह कैमरे, हमारी इन्होंने गंदी वीडियोस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाई हैं, और वो कह रहे हैं कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। तो ये तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के दस्तखतों से जारी हुआ है खत। तो उन्होंने तो पहली दफा ये पाकिस्तान में हुआ है कि उन्होंने खुल्लम खुला कह दिया कि जी वो क्या उसे कहते हैं, एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? ये तो बड़ी एक्सप्लोसिव है। और आज
11 लीडर जो है वो पीटीआई के जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान को मिले, और इमरान खान ने कहा कि इतवार को इनके हक में मुजाहरे शुरू करें जजों के। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आज इमरान खान को भी अगर देखें आप, उसके 100 से ज्यादा केस हैं और कुछ केस तो झूठे हैं, उनके तहत उसको जेल में डाला हुआ है। और जिस प्रकार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके अंदर इसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिले हैं, उसके सबसे बड़ी पार्टी, उसको दो बातें हैं। एक तो जो रिजर्व सीटें थी, जो कि 60 सीटें तो थी आपके वुमेन की और 10 थी नॉन मुस्लिम की, वो भी नहीं दी गई है। और अब जुडिशरी सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है डीप स्टेट के द्वारा, आईएसआई और आर्मी के द्वारा, और उसके अनुसार हमें को बोला जाता है कि आपने ये जजमेंट देनी। और इसी प्रकार से इमरान खान को जेल में डाला गया है और उसको निकलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि जजेस को बहुत प्रेशर डाला जाता है। और सच्चाई है, जिस देश की जुडिशरी के ऊपर प्रेशर पड़ गया, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है उस देश की डेमोक्रेसी खत्म होगी। और मुझे लगता है पाकिस्तान की यह हालात आ चुकी है। आज जुडिशरी रो रो के कह रही है कि बचा लो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जब जुडिशरी पे आप प्रेशर डाल रहे हैं और आप जजमेंट वो दिलवा रहे हैं जो आपको चाहिए, तो फिर तो उस देश का भट्ठा गोल हो जाएगा। और ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान का उस दिशा की तरफ जा रहा है, और उसकी सब की एक ही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो कि इंटरफेयर करती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे इकोनॉमी में हो। देखो पॉलिटिक्स में तो है ही, या उसने 75 साल में से 33 से 34 साल तो खुद डायरेक्ट रूल किया है, और बाकी समय उन्होंने इनडायरेक्टली किया है। अब उनको ये ट्रिक आ गई है, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो मुखड़ा तो नहीं बढ़ाएंगे, एक सिविल गवर्नमेंट को रखेंगे, मगर डिफेंस हो या फॉरेन अफेयर्स हो या जो इंटरनल इश्यू हैं ये इस प्रकार के, उसमें दखल अंदाजी करती है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर फौज जो है वो बिजनेस करती है? अभी फौजी फाउंडेशन जो कि 88 बिलियन डॉलर की पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, रियल एस्टेट से लेके बैंक, कोलगेट से लेके आपका सीमेंट, सब कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी की फौजी फाउंडेशन और बाकी बिजनेस हाउसेस बनाते हैं। वो टैक्स देते नहीं है, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आ नहीं दे रहे। तो ये सच्चाई है कि जो फौज अपने बॉर्डर को ना संभाले और इन चीजों में लग जाए, तो फिर उस देश का तो भट्ठा गोल होना ही है। और वो एक जुडिशरी पे प्रेशर डाले और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कटेल करे, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है एक प्रकार से देश के लिए। देखो सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुधार नहीं हो सकते जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स से दखल अंदाजी बंद करे और वो अपना ओनली काम करे जो कि फौज को करना होता है, अब पॉलिटिकल बने। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान के अंदर आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि वहां पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी से जाती है। ये बार बार हमने बताया है कि पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7 है, पॉपुलेशन 1/8 है, उसकी इकोनॉमी 187 है भारत से, मगर उसकी फौज 80% है। एक गरीब देश के पास इतनी बड़ी फौज का क्या फायदा? तो इसलिए वो उनका वजूद है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करना, एक इमेजिनरी थ्रेट दिखाना कि भारत की तरफ से हो सकते हैं, और इसी प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाना, अपना वजूद बनाना सर्वाइवल का। और जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जुडिशरी है या आपकी बाकी इंस्टीट्यूशन है, उसको दबा के रखना, उनके इंडिपेंडेंस को बरकरार नहीं होने देना, वही करना जो उनको चाहिए। तो फिर ये इट इज अ शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर, और यही हो रहा है। अब बदकिस्मती ये है कि अमेरिका, जिससे हर कोई सोचते हैं कि वो प्रेशर डाल सकती है, ऐसे में अमेरिका कुछ ज्यादा नहीं कहती पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि एक प्रकार से शैम डेमोक्रेसी है। कि जब उन्होंने बांग्लादेश के इलेक्शन हुए तो बहुत कुछ बोला, मगर पाकिस्तान के इलेक्शन में इतना खास नहीं बोला। सब पता है कि ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान के ये इलेक्शन हुए वो ना फेयर थे ना फ्री थे, और वो एक प्रकार से वही किया है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी। तो सच्चाई यह है कि अब पहले इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी का एक प्रकार से माउथ पीस बन गया था, और अब जिस प्रकार से जुडिशरी पे प्रेशर डाला जा रहा है, जिस प्रकार से जज ने लिखा है, मुझे लगता है कि एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की
कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दबाया जा रहा है और लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान की हालात बहुत ही खराब होने वाली है। मिर्जा साहब, जनरल साहब, बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ था, ये नेवल एयर बेस सदीक पर, वहां जो 4 कर्मचारी मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनकी लाशें नहीं दे रहे हॉस्पिटल वाले, और वो उनके घर वालों को कह रहे हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कराएं अपनी, कि ये लोग वो हैं जो लापता थे, यानी ये कर्मचारी नहीं है, ये लापता लोग थे, और लाशें नहीं दे रहे, और सच्चाई है उन्होंने धरना दे दिया वहां लोगों ने। सच्चाई यह है कि मिर्जा साहब, ये बलूचिस्तान जो पीएनएस सिद्दीकी में एक प्रकार से ऑपरेशन हुआ था तुर्बत में, ये सच्चाई है कि कम से कम 20 से 25 पाकिस्तानी के जो जवान थे उनको मार गिराया था। और ये कह रहे हैं कि जो 4 के करीब बलूचिस थे, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने उनको मार गिराया है। तो अब जो बताया जा रहा है, जैसे आपने बताया और ये न्यूज में भी है, तो उनकी बॉडी दे रहे, वो मारे नहीं, कहाँ मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, ये नहीं पता। तो ये सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और आज की तारीख में जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहे हैं, वो पाकिस्तान पे ही नहीं, वो चीनियों पे भी जा रहे हैं। जो आपने अगले दिन जिस प्रकार से हमने बताया था, खैबर पख्तूनख्वा में जो कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां पर जब जा रहे थे चीनी, इस्लामाबाद से उनके ऊपर सुसाइडल अटैक हुआ, 6 से ज्यादा चीनी मारे गए। तो यह लगता है पाकिस्तान की आर्मी छुपाती है। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर हैं, उनको भी वो क्यों नहीं दे रही डेड बॉडीज, का मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, या पूरी दाल काली है। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो काफी सक्रिय है, वो काफी जोरों से इनके ऊपर हमले कर रही है। और इसी प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहा है। तो ये अब पाकिस्तान की फौज को समझना चाहिए, जो आतंकवाद उसने एक समय में पैदा किया था, आज वो उन्हीं को काट रहा है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का जनरल साहब। नाज़रीन, आपने आज तफसील से देखा, हमने एक से ज़्यादा मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है और आपके सामने हकायक रखे हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 6:30 बजे यूके लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।